हेलो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है गौरव मौर्य और आप देख रहे हैं विद्यार्थी का साथी। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने तरह तरह के क्रॉप्स और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। और हमने ये जाना था कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड कम है और हमें उस फूड डिमांड को जो है फूड डिमांड ज़्यादा है लेकिन फूड प्रोडक्शन जो है कि बहुत कम है। तो हमें उस फूड प्रोडक्शन और उस फूड डिमांड को मैच करना था। तो जैसे कि हमने जाना कि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, पर उस लैंड पे हम कैसे जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करें कि हम उस डिमांड को मैच करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे फैक्टर्स, जैसे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी सहायता से अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो है कि क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाएगी। अब क्रॉप ईल्ड क्या होता है? तो क्रॉप ईल्ड इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉप ग्रोन पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। देखिए, क्रॉप ईल्ड का क्या मतलब है? किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी एक पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में जो आपकी क्रॉप जो ग्रो हो रही है उसका जो अमाउंट है पर यूनिट वो कितना है। जैसे कि 1 टन पर हेक्टेयर, ऐसे करके जो है कि अमाउंट्स रहते हैं। तो उसका जो अमाउंट है हमें वो बढ़ाना है। कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनकी सहायता से हम ये कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम पहली प्रोसेस जानेंगे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? यानी कि हम क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव कर देंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्रॉप है, मान लीजिए उस क्रॉप की क्षमता ये है कि वो 10 से लेकर 25 डिग्री का जो है कि टेम्परेचर झेल सकती है। और वो इसका जो फल होता है ना वो नॉर्मल रहता है, ओके ओके रहता है। और मेरे पास दूसरी क्रॉप है, वो है क्या है, वो जो है कि आपका 5 से लेके 35 टेम्परेचर जो है कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो झेल सकती है और उसका फल मीठा होता है। तो आप कौन सी वैरायटी चूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे सेकंड वाली वैरायटी। पर दिक्कत ये है कि वो सेकंड वाली वैरायटी को उगने में 6 महीने लगते हैं और ये फर्स्ट वाली वैरायटी को उगने में 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इन दोनों को जो है कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम जो है कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, हमारे पास एक दूसरी क्रॉप की वैरायटी आ गई जो इम्प्रूव्ड होती है। कैसी होती है? इम्प्रूव्ड होती है। उस इम्प्रूव्ड वैरायटी को जब हम खेत में लगाएंगे तो वो 3 से 4 महीने या फिर 4 से 5 महीने में फसल आ जाएगी, मीठी फसल रहेगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा झेल पाएगी। तो ये क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर दे रहे हैं। दो प्लांट ले रहे हैं, सेम जो है कि आपके स्पेसिस हैं। जैसे कि अगर मैं वीट का जो है कि करना चाहता हूँ, वीट की वैरायटी इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं वीट का ही प्लांट लूँगा, ना कि एक वीट का और एक राइस का। मैं वीट का ही लिया हूँ, दोनों का मैंने क्रॉस करा दिया और मुझे क्या मिला? इम्प्रूव्ड जो है कि वीट की वैरायटी मिल गई। इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के होते हैं, इंटर वेराइटियल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक। देखिए 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेसेस हैं। अब देखिए हमें दूसरी प्रोसेस जाननी है, जैसे जीन मॉडिफिकेशन। देखिए 2 तरीके हैं, 2 प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए हम जो है कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव होगी तो क्या होगा? क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा तो हम उस ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है ना उससे मैच कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? मैच कर जाएंगे। तो पहला था हाइब्रिडाइजेशन, मैंने बता दिया कैसे हुआ। दूसरा जीन मॉडिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट के जीन को लेते हैं, किसी भी प्लांट के जीन को लिए जिसको हमें मॉडिफाई करना है, उस जीन को लेंगे, उसके डीएनए को लेंगे, जो आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। जीन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी जीन से हम क्या करते हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो उनके चिल्ड्रन में जाते हैं, उनके उनके में,
ऐसे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर होता है जीन के माध्यम से। अब देखिए एक बात क्या है कि हमारे पास प्लांट का जो डीएनए है उसमें से उसका जो जीन है ना, अगर मुझे उस प्लांट के टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैसा है उसको चेंज करना है, तो मैं उसके जीन में उसका टेम्परेचर चेंज कर दूंगा, दूसरे दूसरे प्लांट का जीन मैं वहाँ पे लगा दूंगा, डाल दूंगा उस प्लांट के अंदर। फिर जो उसके आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उस प्लांट की, वो वैसे ही जीन वाली पैदा होंगी जिन्हें ज़्यादा टेम्परेचर सह सकती हों या फिर अच्छा मीठा फल दे सकती हों। इससे जो आते हैं उनको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक्स को मैंने या फिर साइंटिस्ट ने, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने मॉडिफाई करके उनको लाया है, उन्हें हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये दो प्रोसेस थे जिनसे हम क्रॉप की वैरायटी को क्या कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हुए, तो इससे हमें क्या मिला, हाई यील्ड मिला। हाई यील्ड मतलब कि पैदावार जो है कि ज़्यादा होने लगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी थी, जैसे कि देखिए गेहूं का हम क्या करेंगे, गेहूं का ये तो हम रोटी बनाएंगे, मैदा उससे निकाल के ब्रेड वगैरह ये सब बनाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, बेकिंग कॉमन है, यानी कि वीट की जो बेकिंग क्वालिटी है वो हमने इम्प्रूव कर दी। तो इससे क्या हुआ, क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। हाइब्रिडाइजेशन या फिर जीन मॉडिफिकेशन करने से क्या हुआ, क्रॉप की जो है कि क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, हाई यील्ड होने लगी। बोएटिक एबोएटिक स्ट्रेस, देखिए बोएटिक और एबोएटिक स्ट्रेस, बोएटिक यानी लिविंग एंड एबोएटिक यानी नॉन लिविंग। जो जीवित स्ट्रेस है प्लांट के लिए, जैसे प्लांट को भी टेंशन है, स्ट्रेस है, जैसे मतलब उसको उससे दिक्कत है, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट्स हो गए जो प्लांट्स को जो है कि बर्बाद कर देते हैं, वो उसके लिए क्या है, बायोटिक स्ट्रेस। जैसे सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, नमक लग गया पानी मिट्टी में, ये क्या है, एबोएटिक यानी नॉन लिविंग है, सनलाइट नहीं मिली, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, बारिश नहीं हुई, सूखा, ये सब क्या है, सब नॉन लिविंग है। तो ये एबोएटिक हो गया। और जो इंसेक्ट्स हैं आपके, फंजाई हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये क्या है, बोएटिक हैं, यानी ये लिविंग है, जो उसको क्या, प्लांट को डैमेज कर रहे हैं। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी इससे क्या हुआ कि जो जो प्लांट 6 महीने में उग रहा था, 6 महीने में उसके फल आ रहे थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने में आने लग रहे हैं। किसकी सहायता से, हाइब्रिडाइजेशन, जीन मॉडिफिकेशन यानी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करने की सहायता से। अब देखिए वाइड आपका डिज़ायरेबल एर्गोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स हैं, जैसे देखिए जो आपके सेरल्स हैं उनकी साइज़ छोटी रहनी चाहिए, ताकि कि जो न्यूट्रिशन है, जो आपका जो भी उसको हम दे रहे हैं उसके फल में जाए, ना कि उसके साइज में। लेकिन जो फॉडर क्रॉप होती हैं उनको ढेर सारी उनमें ब्रांचेस होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े होने चाहिए फॉडर क्रॉप, ताकि कि जो न्यूट्रिशन हम उनको दे रहे हैं उनके पत्तियों वत्तियों में जाए, काफ़ी बड़े हो जाए, ताकि कि हम उसको जानवरों को खिला सकें। जो सेरल्स हैं उसके हमें पत्तियों से कोई काम नहीं है, उसके जो फल है उससे हमें काम है, इसीलिए उसकी साइज छोटी रहनी चाहिए और यानी ड्रॉप रहना चाहिए। और जो आपका फॉडर क्रॉप है वो टॉल और ब्रांच्ड रहना चाहिए। तो आज के टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब।